कल रात से जिस प्रकार हाय हंगामा और ड्रामा चल रहा है, खास करके आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में, वो हम सब देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, आतिशी जी से लेके तमाम नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद। आप देख रहे हैं कि कितनी विभिन्न पार्टियों द्वारा ये डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। करीब सभी विपक्ष की पार्टियां यहाँ पर हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप चेहरे देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ एक दो लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहाँ पर उपस्थित है और मैं समझता हूँ सब एकजुट होके इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। हम सब अंदर थे। चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी अच्छे काम करने की जगह केवल अपने राजनीतिक सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को एक एक करके उनके यहां एजेंसियों के छापे डाल करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी गिरफ्तारियां शुरू की। और कल इस अभियान को पराकाष्ठा पर पहुंचाया गया जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी हर उस फैसले को अरविंद केजरीवाल जी ने मुखरता से विरोध किया। और खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी का महा घोटाला सामने आया है, आज उनको लगता है कि इस भ्रष्टाचार से हमारी नैया डूब जाएगी। और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो मुखरता के साथ इस आवाज को उठाएंगे। राजनीतिक अहंकार को पूरा करने के लिए कल गिरफ्तारी की गई। उस तानाशाही के खिलाफ आज जब सुबह से पूरे देश के अंदर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकले, आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय चारों तरफ से सील कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया गया। 28 मार्च तक की ईडी की कस्टडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड हुई। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मानपूर्वक अपनी असहमति दर्ज करते हैं। हम विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे कि कोर्ट के इस फैसले से हम असहमत हैं। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर्स के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंतर पर आके गए। तमिलनाडु
कि मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में। उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे, वो जो मूवी आई थी। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता कह रहा है कि आखिर बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी थे उनको तो भाजपा पार्टी में शामिल करके सांसद बना रही है, टिकट दे रही है, और जो देश के लिए दिल्ली के लोगों के काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को विपक्षी पार्टी का होने के नाते आज गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी केस में लगातार गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरा देश दुखी है, लोगों में गुस्सा है, और इस तानाशाही के खिलाफ आज जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। लेकिन आज के दिन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कोर्ट के पास ईडी के आरोपों के आधार पर रिमांड देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और यही कारण है कि आज एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है। 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके
कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ जनता जिसके कारण हम हैं उनके समक्ष रखने वाली है। नरेंद्र मोदी मोदी मर गया, मोदी मर गया। मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा, ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013 अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का, When will people start going to jail in this country? देश में जो माहौल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, जो एजेंसीज हैं उनको एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? जी के परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, दोनों तरफ से किसी को अंदर घुसने से रोक दिया गया, सुबह से लड़ाई चलती रही। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी चाहते क्या है? अगर वो ये सोचते कि वो पुलिस के दम पर धारा 144 लगा करके लोगों की आवाज को कुचल देंगे, लोग चुप हो जाएंगे, अब ये नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज पूरा देश कह रहा है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना था तो लड़िए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब है कि अब सर से ऊपर पानी देश का गुजर चुका है। आज कोर्ट में कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। एक बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा जिसके अंतर्गत समीर महेंद्रू
1 करोड़ की राशि मैसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकार नीति जो आई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सीबीआई की जांच के आदेश दिए। दूसरा, कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई तो आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि ये कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है, आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक, कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। 19 अगस्त 2022 को
आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के घर में और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है। ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में बिना किसी कारण क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन किया जाता है। बदला हुआ यह दस्तावेज दोबारा जनता के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं होता। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से। जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था। 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने जो जिन लोगों ने ये किया है वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। इसका प्रमुख उदाहरण राघव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते, अरुण पिल्लई को नहीं जानते, विजय नायर को नहीं जानते, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते। उसके बाद 10 फरवरी को राघव मगुंटा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद वो अपना बयान पलट लेते हैं और कहते हैं कि हमने 25 करोड़ रुपए दिए। जैसे ही वो अपना बयान बदलते हैं उसके बाद वो अपना बयान पलटते हैं 27 जुलाई को और 10 अगस्त को उसके मात्र 2 हफ्ते के अंदर अंदर राघव मगुंटा एप्लीकेशन डाल के कहते हैं जी मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, आप मुझे बेल दे दीजिए, और ईडी उस बेल का कोई विरोध नहीं करती। वही ईडी जो स्पाइनल सर्जरी की आवश्यकता वाले सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं देती है। जब राघव मगुंटा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं तो ईडी कहती है जी उनके पीठ में दर्द हो रहा है, सही तो है, उनको बेल दे दी जाए। मनीष सिसोदिया के अपने सेक्रेटरी ने 7 दिसंबर 2022 में ये कबूल किया
कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने ये कबूल किया है कि मनीष सिसोदिया ने उनको इन सबकी उपस्थिति में कहा कि जो दस्तावेज थमाया जा रहा है वही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट बनेगी। उस दस्तावेज में कैसे शराब की कंपनियों को लाइसेंस मिलेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये सारे तथ्य थे। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को, कि अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। दूसरा ऐसा विटनेस जिसके आधार पे, जिसके बयान के आधार पर आज ईडी कह रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, पी शरद रेड्डी, जिसने सबसे पहले 9 नवंबर को कहा कि मैंने विजय नायर को, आम आदमी पार्टी को, दिनेश अरोड़ा को, किसी को कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद उनको 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो बयान देते हैं कि मैंने 100 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, मैंने 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को, के कविता को, किसी को भी दिया है। और जैसे ही वो बयान देते हैं 26 अप्रैल को, 8 मई को उनको भी पीठ में दर्द होने की वजह से बेल मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। एक और तथ्य, बुच्ची बाबू, सीए ऑफ मिस के कविता, 23 फरवरी 2023 उन्होंने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया कि विजय नायर, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना माय बॉय कहकर संबोधित कर चुके थे, उन्होंने शराब के इस घोटाले के संदर्भ में ये ऑफर दिया कि कुछ पॉलिसी में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे कि कविता को मुनाफा हो। मात्र ये स्टेटमेंट नहीं है, कोर्ट में बुच्ची बाबू जो सीए हैं के कविता के, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी
उपलब्ध हैं ऐसा कोर्ट के सम्मुख कहा गया, तब भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट से संबद्ध व्हाट्सएप मैसेजेस का खंडन नहीं किया। आप देखिए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड। कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है या ड्रामा महत्वपूर्ण है? जब एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, ये हिंदुस्तान के लिए सोचने का विषय है। केवल इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा विषय जाता है, मनीष सिसोदिया जी के बेल का, एक्साइज पॉलिसी के केस में संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वॉज द मेन रीजन as to why the whole of country today knows the fact. It was the nail in the coffin. बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती। सार्वजनिक रूप से दस्तावेज जो उपलब्ध हैं उसमें कोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घूस मांगी साउथ ग्रुप से। उसके संदर्भ में श्री MS रेड्डी का बयान पिछले साल का 6/7/2023 और 17/7/2023 स्पष्ट रूप से लिखा था कि अरविंद केजरीवाल ने सेक्रेटेरिएट के अपने ऑफिस में 16 दिसंबर 2021 शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया। मिलने का कारण जो दस्तावेजों में उपलब्ध है, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट एज पर MS रेड्डी कि हम दिल्ली में सबको बिजनेस करने के लिए बुला रहे हैं। कविता, डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हमें अप्रोच किया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का विषय रखा है। तत्पश्चात MS रेड्डी ने कहा कि 19 मार्च 2021 को कविता उनसे मिली और कविता ने उनसे कहा कि वो 50 करोड़ का अरेंजमेंट करें।
इस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि आगे की कार्रवाई कविता के साथ करें और उस बेटे ने उनसे बतलाया कि 30 करोड़ इस शराब घोटाले के लिए देना सुनिश्चित हुआ है। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि 25 करोड़ के कविता के 2 व्यक्ति नेमली बुच्ची बाबू और अभिषेक बोनपल्ली इनको दिया गया। इसका भी खंडन आज कोर्ट में जो सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध हैं उसका खंडन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने नहीं किया। दस्तावेजों की झड़ी में आज अगर आप इन दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो जो सुबह से मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का और विशेषज्ञों का वक्तव्य सुन रही हूं, they were asking where is the money? कितना पैसा दिया गया, कब किसको कहां दिया गया, इस सब का विवरण अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किस प्रकार की कंस्पिरेसी हुई, एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से स्वयं मिलूं। विजय नायर के माध्यम से यह मुलाकात सुनिश्चित की गई। कैसे मुलाकात हुई, काली रंग की एसयूवी से उठाकर कैसे एक सरकारी बंगले में लिया गया जहां पर अरविंद केजरीवाल इनसे मिले, इसका भी विवरण है। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल जी की लीगल टीम ने नहीं किया, ऐसा व्यतीत होता है। विजय नायर कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जिनके संदर्भ में मीडिया ने विस्तृत रूप से जनता के सम्मुख जानकारी पेश की। इनफैक्ट हाईकोर्ट ने भी इनको बेल देने से इनकार किया और कहा कि इनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? 45 करोड़ रुपया जिसे गोवा के इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया गया। विवरण में जिस एविडेंस की बात होती है उसके चलते एक कंपनी के मालिक, जिन्हें आम आदमी पार्टी के गोवा के चुनाव के लिए चिन्हित किया जाता है, उनके बयान हैं, इंक्लूडिंग एक एम्प्लॉय जिसका नाम है शायद इस्लाम काजी। मीडिया इसको पुष्टि कर सकता है। 45 करोड़ रुपीस जो आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया, उसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट के विविध छापे, हवाला मनी का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, इस सब की पुष्टि सीबीआई ने की और अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इसको फाइल किया 8/7/2023। इन सभी दस्तावेजों के साथ कॉल रिकॉर्ड्स भी कंफर्म करते हैं। इसका भी खंडन अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने नहीं किया। जो रिकॉर्ड्स पाए गए, ये बताया जाता है कि अगस्त 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक 18 मौकों पर 17 करोड़ से ज्यादा पैसा और 16 मौकों पर
जून 21 से दिसंबर 21 के बीच 27 करोड़ रुपया का आदान प्रदान हुआ ताकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के अपने इस पैसे से गोवा के विधानसभा में अपनी राजनीतिक पहचान बना सके। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखा रहा है कि अलग अलग लोगों को ईडी इस केस में गिरफ्तार कर रही है, उन पे दबाव बना रही है और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे बयान दिलवा रही है और इन झूठे बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ये वही शरद रेड्डी हैं जिनके बयान पर आज ईडी रिलाय कर रही है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए, जिन्होंने अपने अरेस्ट के तुरंत बाद 45 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहुंचते हैं रूलिंग पार्टी के पास, कुछ दिन में शरद रेड्डी जी को बेल मिल जाती। ये पब्लिक नॉलेज है। इन दस्तावेजों के माध्यम से 4 रूट से गोवा पैसा भेजा गया। एक बार 12 करोड़, एक बार 7.1 करोड़, एक बार 16 करोड़, एक बार 7.2 करोड़, एक बार 2 करोड़। पैसा 4 रूट से ट्रांसफर हुआ, इसका खंडन अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया। गोवा में 18 बार 17 करोड़, 16 बार 27 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसका खंडन अरविंद केजरीवाल जी के टीम ने नहीं किया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से लेकर, सर्वे करने वालों से लेकर, असेंबली सीट के मैनेजर्स से लेकर ये पैसा कैसे बांटा गया, इस सब का विवरण आज कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ। जो ये राजनीतिक ढोंग करते रहे अब तक, सुचिता को साक्षी मानने वाले अरविंद केजरीवाल, प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगाए गए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वकील आज उनका बचाव कर रहे थे। तीनों में से एक वकील ने भी इन सभी तथ्यों पर क्यों अपनी ओर से अपने क्लाइंट अरविंद केजरीवाल को डिफेंड नहीं किया? मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूं कि पैसे का ट्रेल, मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई का केस अगर आप पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनको बेल मना कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट लिखा था कि 338 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए, क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से संविधान को कलंकित करने का अरविंद केजरीवाल का ये दुस्साहस और ये घमंड कि वो कानून से ऊपर हैं, आज उनकी रिमांड की खबर से कम राष्ट्र इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भले ही भ्रष्टाचार करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। उसका जो किंगपिन है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए? इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि सीएजी की भी रिपोर्ट आई थी। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ा स्पष्ट मत रखा कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के कारण, इस नए आबकार नीति के कारण
दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के एक्सचेकर को हुआ है। 2002 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है दिल्ली के खजाने को। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डू वी हैव अ चीफ मिनिस्टर who only enjoys the perks of being the chief minister, who stays in a sheesh mahal, who can build palaces for himself, but who would not be accountable for the loss of more than 2,000 crore in a policy which has been drafted by him? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने लिए महल बना सकते हैं, शीश महल में रह सकते हैं, Z+ सिक्योरिटी में घूम सकते हैं, किंतु 2000 करोड़ से अधिक नुकसान जो दिल्ली को हुआ है, दिल्ली के खजाने को हुआ है, यदि उस पे उनसे सवाल पूछा जाए, उससे उनसे जवाब मांगा जाए, तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो ड्रामा करेंगे। नो मिस्टर केजरीवाल, इट इज हाई टाइम दैट द पीपल इन दिस कंट्री who are embroiled in corruption need to be arrested, and you have been arrested. हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जब के कविता को, जो BRS पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। They used the word conspirator for Mr. अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि कौन सा वो व्यक्ति था, कहां से बैग उठाया गया, वो बैग कहां गया और उसमें कितने पैसे थे, ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीजों को देखते हुए कल दिल्ली हाईकोर्ट ने, जब 21 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटेक्शन के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता हूं। जब इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और तथ्यों को देखने के बाद कहा, जब देश की अदालत कहती है कि तथ्यों में फैक्ट्स है, फैक्ट्स तथ्य एक ही होते हैं, कागजों में फैक्ट्स है, तथ्य है, जो भी सबमिशन ईडी ने किया है उसको देखने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टया गलती की है, और अगर गलती की है तो देश का कानून जो मेरे लिए है, जो मेरे पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं उनके लिए है, और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए है, आम आदमी के लिए जो कानून है वही कानून मुख्यमंत्री के लिए भी है। तो आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी को 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं, और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जब चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को, विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहन अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री ही नहीं,
वो Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति हैं। एक Z+ सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? उनको कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं? आज इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है जब विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा, क्योंकि ये भगत सिंह का देश है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देश है, और इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के हर प्रयास को इस देश के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मित्रों, याद करिए, ये वही व्यक्ति है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक ब्लू रंग की गाड़ी में आते थे और कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, सर की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ साथ नहीं निभाऊंगा। और आज दुहाई दे रहे हैं मैं तो Z+ वाला हूं, मेरी गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी नहीं लूंगा से Z+, घर नहीं लूंगा से शीश महल, बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अभी सुनने में आ रहा है शायद राहुल गांधी पहुंच ही रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी के घर में, क्यों ना हो भला। द बेल क्लब में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है, सब बेल पे बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 15,000 रुपए का मुचलका लोअर कोर्ट ने दिया था, आप याद, सेक्शन 174 के अंतर्गत। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यही वो अरविंद केजरीवाल है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा है, देश की सबसे भ्रष्टतम अध्यक्षा कोई है तो वो सोनिया गांधी है, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। और आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर है। बिल्कुल सही कहा, ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं, करप्ट्स के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है? ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा। और वो 12% है, वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वोट डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ घर, 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो। अगर पैसे कमाने होते, IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी IRS कमिश्नर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ते? तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारे ही, देखो साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ? 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, कहते वो तो चंदा है। अच्छा, अगर कोई अच्छे काम करे कहते नहीं, तेरा धंधा है। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं एक वीडियो लेके आया हूं, अभी राहुल गांधी भी पहुंच रहे होंगे मेरे ख्याल से केजरीवाल जी के घर पे, तो ये वीडियो जरा उनको दिखाइएगा। का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन, 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है
कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाए। आप सोचिए, यही कांग्रेस पार्टी जो पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को कोस रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मिनिमम 100 करोड़ का स्कैम है, न जाने और कितना बड़ा स्कैम होगा। वोट कहीं डलता है, जाता कहीं और है, जीतता कोई और है। ये इन्होंने इलेक्शन को ऐसे समझ रखा है जैसे बस अब हमारा ही काम है। हम कहते रहे, पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर ये आ गए ये संविधान बदल देंगे, और बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाना है। अभी जो देश में चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, उसको सबको पता है, लेकिन ऐसे किसी पड़ोसी या किसी विदेशी राष्ट्रपति से कहलवा लेना कि यू आर द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। अभी किसानों की समस्या थी, हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिया। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी, कहते दिल्ली क्यों आते हैं किसान? मैंने कहा जी मोदी जी दिल्ली क्यों आए फिर अहमदाबाद छोड़ के? कहते जीत के आए हैं। मैंने कहा जो जहां जीत के आएंगे वो देश का राज करने के लिए, तो वहीं पे आएगा सारा देश, उनको दिल्ली क्यों नहीं आने देते? मैं लाहौर भेजूं उनको? लाहौर से ज्यादा तारें लगा दी थी, लाहौर वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान ने तार नहीं लगाई हुई, हमारे वालों ने लगाई हुई है, उनको क्या जरूरत है? कहते अपनी तरफ लगा लो। तो ये किसानों की समस्या तो हल नहीं करते। टीवी पे ऐड आती है, पापा यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। अच्छा, आप उनके युद्ध रुकवा सकते हो, अपने किसानों से बात नहीं कर सकते 200 किलोमीटर? कमाल है, हद है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपके जरिए, आपके टीवी कैमरों के जरिए करोड़ों लोगों को जो कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो है वो चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। हम चट्टान की तरह उनके साथ, मैं भी अपना काम छोड़ के आया उनके लिए। उन्होंने जब दिया न्योता पूरे देश को कि अच्छी राजनीति करने के लिए मुझे अच्छे बंदे चाहिए, तो मेरे जैसे लोग, अगर मैं आर्टिस्ट था, फेमस आर्टिस्ट था, मुझे क्या जरूरत थी? मुझे भी बीच बीच में गालियां देते रहते हैं, बीजेपी वाले गालियां देते रहते, कांग्रेस। मतलब असल में क्या है, इनको दुख इस बात का है कि आम घरों से बेटे बेटियां जीत कर हमारी कुर्सियों पर क्यों बैठ गए, ये पंगा है। जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। आज यही सारे नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन सब की नैया डूब रही है। लोकतंत्र में जब जनता जनार्दन सच्चाई जान जाती है और जब वो आपके नैया को डुबोने लगती है, तब मरता क्या नहीं करता वाली परिस्थिति होती है। सारे भ्रष्टाचारी, आप देखिएगा
ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होने वाले हैं और वो जो फेमस सीन है, एक दूसरे के हाथ उठा करके खड़े होने वाले हैं। वो 2G वाले, जीजाजी वाले, अब ये लिकर स्कैम वाले, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे के हाथ उठा के खड़े होंगे। वह दृश्य भी हिंदुस्तान की राजनीति 24 के इलेक्शन में ही देख लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, स्वाभाविक रूप से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहाँ है, या सिर्फ बुराई दिखती यहाँ पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है, लेकिन ये समतल जमीन की मूल ढांचे को प्रहार करता है। हमने 11 लिखित और उसके अलावा 14 उदाहरण दिए हैं अभी अभी चुनाव आयोग ने। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको तो कार्रवाई करनी है, आप करिए। लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं? आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप? कानूनी तरीके से नहीं, गणतांत्रिक तरीके से नहीं। तो ये मामले जिसको कहते हैं आवश्यकता या जरूरत अरेस्ट की, वो किसने दिखाया है? मेरे पास अधिकार क्षेत्र है तो मैं अरेस्ट कर लूं। कई सारे सर्कुलर है चुनाव आयोग के, उसमें भी ये वंचित है। हमारे कॉलीग्स ने ये मांग की कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, होम सेक्रेटरी बदल सकता है, किसी को बदल सकता है, तो ये एजेंसीज किस प्रकार की कोई एक विशेष एग्जेम्पशन एंजॉय करती हैं? इन एजेंसीज पे नियंत्रण क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? इन एजेंसीज के नियुक्तियां कम से कम इन 4 महीने के लिए क्यों नहीं होती चुनाव आयोग द्वारा? ये भी पुलिस एजेंसीज हैं एक प्रकार से, ये भी सत्तारूढ़ पार्टी के उपयोग या दुरुपयोग के लिए हैं। तो इसलिए ये मुद्दे बहुत ही मूल मुद्दे हैं और हम ये कहेंगे कि हर प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस का आपका कानून है, सर्कुलर है, आप उसको सिर्फ शब्द नहीं रखिए, आप उसका इस्तेमाल करिए। नहीं तो ये चुनाव आयोग सिर्फ एक सजाने के लिए कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुलिस में नहीं, कर्तव्य है।